हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर है ना, क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उसका क्या आंसर होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, वो 2 पार्ट में आएगा। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में आएगा। तो आज ये फर्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी अपने आप में बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपका आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, फिर नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, इन सब का कॉन्सेप्ट आ जाता है इस सिंगल सब्जेक्ट में, है ना। तो काफ़ी कुछ समझना रहता है, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में। अगर आप उसको समझ जाते हो तो आप आसानी से आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग और जो भी है एक्सट्रैक्शन, नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन, उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है? तो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओर का नाम। जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स है उसके ओर का नाम क्या है ना। और वो भी इंपॉर्टेंट ओर का नाम आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि देखिए मेटल के कई सारे ओर्स होते हैं, है ना। जैसे कॉपर का बहुत सारा ओर है, तो ऐसा नहीं सबका नाम आपको याद नहीं रखना है। मेनली आपको आपको क्या याद रखना है? जो इम्पोर्टेंट ओर है जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्शन होता है वो, है ना, ये इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के मैं आपको बता देता हूँ। मेटल जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो ओर है उसको बोलते हैं हम आयरन, रॉक सॉल्ट, NaCl। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कैल्शियम का है जिप्सम, फ्लोर्सफार, लाइमस्टोन, है ना। अब ये सब को जब आप याद करोगे तो विद फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि फार्मूला भी पूछा जा सकता है ऑब्वियसली। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का और है डोलोमाइट, है ना, ये डोलोमाइट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट है इंपॉर्टेंट। फिर क्रायोलाइट, है ना, जो कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी में यूज़ होता है क्रायोलाइट। फिर कोरंडम, है ना, ये है। जिंक के लिए जिंक ब्लेंड, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड, इसको स्फेलाराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और है इसका। आयरन का तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे और आता है। ठीक है, तो वो मैंने तो आपको बताया था पिछले वीडियो में जब मैंने बढ़ाया था उसमें, आयरन मेकिंग में। लेड, लेड का इंपॉर्टेंट और है गैलेना, PbS। कॉपर का है चाल्कोपाइराइड, जिसको हम कॉपर पायराइड भी बोलते हैं। ठीक है, मरकरी का HgS, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिल्वर का है आर्जेनाइट। गोल्ड, गोल्ड तो ऐसे नेटिव फॉर्म में रहता है, फ्री फॉर्म में, तो उसका कोई स्पेशल ओर का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ओर है। इसके अलावा और भी ओर है, जैसे कि टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, यूरेनियम है। इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए विथ फार्मूला, है ना। बहुत सारा और नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट ओर है जहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और वो भी फार्मूला के साथ। अब मैं फार्मूला के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखियो जो नेचर ऑफ ओर होता है, जैसे कोई ऑक्साइड होता है, कोई सल्फाइड होता है, कोई कोई हो सकता है कार्बोनेट ओर हो, हाइलाइट ओर हो, तो उस केस में जो एक्सट्रैक्शन का जो रूट है ना वो चेंज हो जाता है। या फिर एक्सट्रैक्शन का रूट वही रहेगा लेकिन उसका जो स्टेप है वो चेंज हो जाता है। जैसे ऑक्साइड है तो अलग रूट से बनेगा, है ना। सल्फाइड है तो अलग रूट से बनेगा, या सेम रूट है तो अलग अलग स्टेप उसमें होगा, है ना। तो इसलिए आपको उसका नेचर भी पता होना चाहिए, किस टाइप का ओर है वो, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, या कुछ और है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है कि 3 कौन से इम्पोर्टेंट, मतलब जो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, या 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है, या रूट कौन सा है जहाँ से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट रूट है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का। पहला है पायरोमेटलर्जी, ठीक है, दूसरा होता है हाइड्रोमेटलर्जी, तीसरा होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, ये 3 रूट है जिसके थ्रू हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब बेसिकली ओर से मेटल को निकालना, है ना, ये हो गया एक्सट्रैक्शन, है ना। तो पायरोमेटलर्जी मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब होता है फायर या हीट। तो जब हम हीट का यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, तब हम उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, जितने आप ब्लास्ट फर्नेस वगैरह देखते हो, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, कॉपर एक्सट्रैक्शन, एल्युमिनियम नहीं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन है,
लेड, जिंक एक्सट्रैक्शन है, वो सब पायरोमेटलर्जी के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो। दूसरा होता है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं ना, सेलेक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ मेटल। जैसे हमारे पास ओर है, तो ओर में गैंग भी होता है और मेटल भी होता है, तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम रिएजेंट बोलते हैं, है ना। उस सॉल्यूशन में अपने ओर को डाल के घोल देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मेटल पार्ट है, मेटालिक पार्ट है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, जो गैंग पार्ट है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी में सेपरेट करते हैं डिज़ोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं और डिटेल से बताऊँगा। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं मेटल और उसके जो एसोसिएटेड जो केमिकल है उसको अलग करने के लिए। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल एलुमिना, जो बॉक्साइट होता है ना, या बोल सकते हो एलुमिना, उससे एलुमिनियम अलग करने का मेथड। इसमें एलुमिनियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बहुत हाई रहता है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी का रूट इस्तेमाल करते हैं। इसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, कैथोड और एनोड होता है ना, उसके थ्रू हम दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक रूट होते हैं। अब बात आती है कि क्यों किसी मेटल को हम लोग पायरोमेटलर्जी के रूट से बनाते हैं, किसी मेटल को हाइड्रो और किसी मेटल को इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना, ये बात आती है। तो बहुत सारे चीज़ डिपेंड करता है, जैसे कि ओर का नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, मतलब बॉन्ड का मतलब जैसे अगर ऑक्साइड ओर है तो उसके बीच में ऑक्सीजन और उस मेटल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कितना है। जैसे मान के चलिए हेमेटाइट है Fe2O3, तो इसका बॉन्ड है बट इसका बॉन्ड वीक है एज़ कम्पेयर टू एलुमिना। एलुमिनियम का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप पायरोमेटलर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी आसानी से हेमेटाइट को एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना, हेमेटाइट को रिड्यूस करने के लिए। बट एलुमिना को रिड्यूस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर आप पायरोमेटलर्जी के थ्रू करना चाहते हो तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस रूट को अप्लाई करेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है जो एसोसिएटेड केमिकल है मेटल के साथ। दूसरा कि अमाउंट ऑफ गैंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कितने अमाउंट में गैंग है। ठीक है, उससे भी रहता है बहुत सारा कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैंग होता है ना, बहुत कम अमाउंट में हमारे पास मेटल है, तो ज़्यादातर हम हाइड्रोमेटलर्जी के रूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोल्ड का एक्सट्रैक्शन, गोल्ड एक्चुअली में नेटिव फॉर्म में रहता है, बट क्या होता है ना, उसमें बहुत बड़े एरिया में बहुत कम अमाउंट में गोल्ड होता है, तो उस केस में हम हाइड्रोमेटलर्जी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, है ना। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक मेटल को आप किसी भी रूट से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो एल्युमिनियम को आप पायरोमेटलर्जी से भी कर सकते हो। थ्योरेटिकली आप पायरोमेटलर्जी से भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, इलेक्ट्रोमेटलर्जी से हो सकता है, हाइड्रोमेटलर्जी से भी हो सकता है थ्योरेटिकली। बट यहाँ पे क्या देखना रहता है, फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक्स, है ना, कोई प्रोसेस इकोनॉमिकल है कि नहीं। जैसे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन तो मैं पायरोमेटलर्जी से भी कर सकता हूँ, बट वो इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, या जो प्रोसेस होगा वो फिजिबल नहीं है, या फिजिबल तो है बट बहुत लेंदी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो उस केस में मैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल करूँगा। तो हर एक मेटल हो सकता है, हर रूट से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बट वही रूट हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन आसान होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल होता है। चलिए अब मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले देख लेते हैं पायरोमेटलर्जी के बारे में, पढ़ लेते हैं पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी से सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि बेसिक स्टेप्स क्या है पायरोमेटलर्जी के एक्सट्रैक्शन के। पायरोमेटलर्जी क्या है तो मैं बता दिया कि वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पे हम हीट या फायर का इस्तेमाल करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, उसको हम पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। पायरोमेटलर्जी का एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे आप हीट का यूज़ करते हो ना, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम हीट के यूज़ करते हैं तो जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ जाता है, काइनेटिक्स बढ़ जाता है ना, एक फ़ायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि हीट का इस्तेमाल करने से आप जो चीप रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कार्बन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल, है ना। मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग जो चीप रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कार्बन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पायरोमेटलर्जी का अगर यूज़ कर रहे हो तो। ये बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट क्या है, एडवांटेजेस है। अब बेसिक स्टेप्स क्या है पायरोमेटलर्जी के, तो बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता दूं। पहला होता है कैल्शिनेशन। ठीक है, कैल्शिनेशन का मतलब क्या होता है, कैल्शिनेशन मीन्स
हीटिंग ऑफ कंपाउंड और मिनरल टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। या बोल सकते हो कि केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ मिनरल, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं ना, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर बोल सकते हो, जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाता है, तो उसका क्या होगा, केमिकल सेपरेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तब हम इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप इसमें होता है रोस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग मतलब होता है कि केमिकल कन्वर्जन ऑफ मेटल, केमिकल कन्वर्जन ऑफ मेटल, ठीक है, बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है, बट यही मेन है कि केमिकल कन्वर्जन ऑफ मेटल, या फिर सॉरी मेटल नहीं, केमिकल कन्वर्जन ऑफ ओर और मिनरल्स, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग मतलब होता क्या है? रोस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि जो ओर का जो नेचर है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर को हम बदल सकते हैं ऑक्साइड ओर में, ठीक है, या कोई क्लोराइड में बदल सकते हैं हम लोग इसको, है ना, क्लोराइड ओर में बदल सकते हैं, या कुछ और टाइप की ओर में जैसे सल्फेट में बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते क्यों है? लेकिन देखिए सल्फाइड ओर से जो मेटल का एक्सट्रैक्शन है ना बहुत टफ होता है, आसानी से नहीं हो सकता है। सल्फाइड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका केमिकल कन्वर्जन कर देते हैं, मतलब रोस्टिंग कर देते हैं, किसी और फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं ताकि वहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन आसान हो सके, ठीक है। जैसे जिंक का और है, जिंक जनरली जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हम उसको सल्फाइड से अलग नहीं कर सकते जिंक को, तो हम उसको ऑक्साइड बना देंगे, जिंक ऑक्साइड, रोस्टिंग के थ्रू। अब वहाँ से हम उसको आसानी से ब्लास्ट फर्नेस में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस में नहीं, और दूसरे जो रूट है पायरोमेटलर्जिकल जो रूट है वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सल्फाइड से नहीं हो सकता था। तो ये होता है। तो रोस्टिंग कितने टाइप का होता है? देखो रोस्टिंग काफ़ी सारे टाइप का होता है। जैसे पहले मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग। ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग में क्या होता है, हम सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में। वो कैसे करते हैं? सिंपल, हम मेटल जो सल्फाइड होता है, जो भी ओर या मिनरल होता है सल्फाइड मिनरल, उसको हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में, और जो सल्फ़र रहता है वो भी अलग हो जाता है, ठीक है। ओके, ये है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, बट आप यही समझ लीजिए कि मेटल सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना। दूसरा टाइप का रोस्टिंग होता है क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग। क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग में हम क्या करते हैं ना, सल्फाइड ओर को क्लोराइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई सल्फाइड ओर है, वहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उसके बाद अगर ऑक्साइड से भी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्लोराइजिंग रोस्टिंग। इस केस में जनरली हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं, जैसे, है ना, जैसे मान के लीजिए कोई मेटल है, उसको NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटालिक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और ये सोडियम अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्लोराइडाइजिंग रोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा एक होता है वोलाटाइजिंग रोस्टिंग, वोलाटिलाइजिंग रोस्टिंग होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, और या मिनरल में जो भी वोलाटाइल जो प्रोडक्ट होते हैं, वोलाटाइल प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे AH2O3 है ना, फिर है एंटीमनी ऑक्साइड होता है, ये सब, है ना, वाटर को भी आप बोल सकते हो वोलाटाइल। तो ये सब कुछ वोलाटाइल प्रोडक्ट होते हैं जिसको अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो आपको वोलाटाइजिंग रोस्टिंग करना पड़ेगा। बस सिंपली इसको गर्म करना है तो उससे जो वोलाटाइल प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा और भी अलग टाइप के रोस्टिंग आते हैं, जैसे कि सिंटर रोस्टिंग है और मैग्नेटिक रोस्टिंग है, ये सब, ठीक है। ये सब करने के पीछे का रीज़न क्या है, ताकि जो हमारा ओर या मिनरल है वो आगे जा कर के उसके प्रोसेस आसान हो सके, ठीक है। ये इसका मेन मकसद होता है रोस्टिंग का। अब रोस्टिंग के बारे में आपको रोस्टर्स पूछा जा सकता है, कितना टाइप का रोस्टर होता है। तो रोस्टर काफ़ी सारे टाइप का होता है, जैसे मल्टीपल हर्थ रोस्टर है, ठीक है, फ्लैश रोस्टिंग है, फिर फ्लूइडाइज्ड बेड रोस्टिंग है और सिंटर रोस्टिंग है। बेसिकली 4 टाइप के रोस्टिंग मशीन आते हैं,
ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल से तो मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए रोस्टिंग क्यों करते हैं, क्यों केमिकल कन्वर्जन के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इसमें होता है स्मेल्टिंग। थर्ड जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग का सीधा मतलब होता है रिडक्शन प्लस मेल्टिंग, सिंपली भाषा में बोलूँगे तो। ठीक है, रिडक्शन प्लस मेल्टिंग, ये क्या होगा, स्मेल्टिंग। ठीक है, अब स्मेल्टिंग में हम लोग करते क्या है ना, हमारे पास जो ओर होता है ना, उसको हम चार्ज करते हैं फर्नेस में। ठीक है, अब फर्नेस में क्या क्या डालते हैं, फर्नेस में जब हम डालते हैं ओर को, तो हमको डालना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ओर होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक तो आपका क्या होगा, मेटालिक वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, गैंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका हेमेटाइट ओर है, हेमेटाइट है। अब हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला होता है Fe2O3, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें 100% Fe2O3 है, उसमें Fe2O3 होगा, उसके साथ साथ काफ़ी सारे गैंग मटेरियल होंगे, जैसे सिलिका होता है ना, मैंगनीज ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना होता है, ये सब। ठीक है, तो हमको तो ओर से सीधा क्या चाहिए, ओर से तो सीधा हमको मेटल चाहिए ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये जो गैंग है उसको हटाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, दूसरा ये जो आपका मेटालिक वैल्यू है इसमें जो ऑक्सीजन है या उस मेटल के साथ जो भी केमिकल है ना बॉन्ड है उसके साथ, उसको हटाना है आपको। ठीक है, तो ये जो गैंग को हटाने के लिए आप क्या ऐड करोगे, फ्लक्स ऐड करोगे, ताकि फ्लक्स जो है गैंग के साथ मिलके स्लैग बना के अलग हो जाए। ठीक है, ये तो गैंग का ख़त्म हो गया रोल, लेकिन यहाँ पे भी अभी आपको मेटल थोड़ा ना मिला है, ये Fe2O3 है, तो आपको तो Fe से मतलब है, ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, फर्नेस में रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं और फ्लक्स डालते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जो आपका जो ओर है ना, जो भी ओर होगा, ऑक्साइड ओर होगा, है ना, वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और उसको रिड्यूस कर देगा। कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो इसको रिड्यूस कर देगा Fe+CO। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ होगा स्मेल्टिंग का। क्या क्या डालते हैं हम लोग, और रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लक्स। ठीक है, अब जो स्मेल्टिंग होता है या जो रिडक्शन होता है, जिसको हम है ना सिंपली बोल रहा हूँ, तो जो स्मेल्टिंग होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है रिडक्शन स्मेल्टिंग, ठीक है, रिडक्शन स्मेल्टिंग। दूसरा होता है आपका मैट स्मेल्टिंग। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग क्या क्या चार्ज करते हैं फर्नेस में, हम और चार्ज करते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट चार्ज करते हैं, प्लस फ्लक्स चार्ज करते हैं। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, फर्नेस में चार्ज करते हैं तो फर्नेस का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा या मैट मिलेगा प्लस स्लैग मिलेगा। तो अगर मेटल मिलता है हमको तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन स्मेल्टिंग। जो प्रोडक्ट है अगर वो मेटल मिलता है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन स्मेल्टिंग, और अगर जो प्रोडक्ट है वो मैट होता है तो उसको बोलते हैं मैट स्मेल्टिंग। अब मेटल तो आपको पता है क्या होता है, मेटल सिंपली मेटल है। मैट क्या होता है, तो मैट क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ सल्फाइड होता है, मिक्सचर ऑफ मेटालिक सल्फाइड। ठीक है, जो मैट होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटालिक सल्फाइड होता है। ठीक है, दो टाइप का स्मेल्टिंग होता है, रिडक्शन स्मेल्टिंग और मैट स्मेल्टिंग। तो जनरली जो ऑक्साइड ओर है उसका हम रिडक्शन स्मेल्टिंग करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड है, ऑक्साइड में तो कोई सल्फर प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसका रिडक्शन स्मेल्टिंग होता है। तो ऑक्साइड ओर के स्मेल्टिंग से हमको सीधा मेटल प्राप्त होता है। लेकिन जो ऑक्साइड जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर से डायरेक्टली आप मेटल नहीं बना सकते, है ना। तो सल्फाइड ओर को जब हम स्मेल्टिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैट मिलता है, मिक्सचर ऑफ मेटालिक सल्फाइड। दो अलग अलग मेटल के सल्फाइड का मिक्सचर मिलता है। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में हम उसको अलग करते हैं, जो सल्फाइड है उसको। ठीक है, ये है स्मेल्टिंग। ठीक है, अब इसी में आगे मैं बता रहा हूँ, जो रिडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है ना। जो रिडक्शन होता है, जो रिडक्शन स्मेल्टिंग है वो दो टाइप का होता है ना। एक होता है मेटलोथर्मिक रिडक्शन, और दूसरा होता है कार्बोथर्मिक
कार्बोथर्मिक रिडक्शन, ये केवल रिडक्शन स्मेल्टिंग में काम आएगा, जो मेटलोथर्मिक और कार्बोथर्मिक है। मैट स्मेल्टिंग में हम कोई ऐसा कुछ रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह उतना ऐड नहीं करते हैं ना। मैट स्मेल्टिंग में एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी याद रखिए। रिडक्शन स्मेल्टिंग में बट पड़ती है, कोई ऑक्साइड और है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो दो टाइप का होता है, एक मेटलोथर्मिक रिडक्शन, एक होता है कार्बोथर्मिक रिडक्शन। तो मेटलोथर्मिक रिडक्शन कब बोलेंगे हम, जब हम मेटल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे तब हम उसको बोलेंगे मेटलोथर्मिक रिडक्शन। जैसे मान के चलिए कि हेमेटाइट ओर है, मैं इसको रिड्यूस करता हूँ एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम यहाँ पे क्या होगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा Fe प्लस 2Fe प्लस Al2O3। तो इसका ऑक्सीजन कौन ले लिया, हेमेटाइट का ऑक्सीजन कौन ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, तो एल्युमिनियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेटलोथर्मिक रिडक्शन। जब हम किसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं ओर को रिड्यूस करने के लिए तब हम इसको बोलते हैं मेटलोथर्मिक रिडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, कार्बोथर्मिक रिडक्शन। कार्बोथर्मिक रिडक्शन में हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, कार्बन को। ठीक है, तो कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तो उस केस में जो आपका ओर होगा, जैसे हेमेटाइट ही हो गया, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं कार्बन का इस्तेमाल करूँगा, तो ये Fe प्लस जो भी है, हाँ, CO या CO2 जो है वो बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बोथर्मिक रिडक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ये बात आती है कि आप कोई भी मेटल किसी ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे हेमेटाइट ओर को रिड्यूस किया एल्युमिनियम से, तो क्या मैं इसके जगह पे कोई दूसरा मेटल भी रख सकता हूँ, किसी भी मेटल को, है ना। ठीक है, ये बात आती है। तो ऐसा नहीं है, हर एक मेटल दूसरे ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमको मिलती है इलिंगम डायग्राम से, जो कि नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलिंगम डायग्राम से भी कॉमन क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। पहले मैं आपको इलिंगम डायग्राम क्या है वो समझाता हूँ। इलिंगम डायग्राम में क्या होता है ना, ये डायग्राम है बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ कंपाउंड, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड टेम्परेचर, इसके बीच जो है ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सब एलिमेंट, सब ऑक्साइड्स का अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये जो इलिंगम डायग्राम है ऑक्साइड का लगाता है, सल्फाइड का लगाता है, और बाकी जो भी है फ्लोराइड वगैरह सबका अलग अलग डायग्राम आता है। तो ये ऑक्साइड का डायग्राम है। तो हर कंपाउंड का क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड का जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम ऑक्साइड देखो, ये सबसे नीचे पाया जाता है इस डायग्राम में, तो इसका जो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो सबसे कम है, ये माइनस में है वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो माइनस में है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम है, तो ये बहुत ही स्टेबल है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत स्टेबल ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, फ्री एनर्जी फॉर्मेशन कम होते जा रहा है, नहीं कम नहीं होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू नीचे के कंपेयर में। तो जैसे अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा है बट कैल्शियम ऑक्साइड से कम है। ठीक है, मतलब इस डायग्राम में जो नीचे का जो कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू, है ना, एज़ कम्पेयर टू अपर कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया मेटलोथर्मिक रिडक्शन के बारे में, तो मेटलोथर्मिक रिडक्शन कैसे होगा, इसकी जानकारी हम कैसे मिलेगा, नीचे वाला ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। मतलब मैं Fe2O3 जो है, Fe2O3 आपको लगभग कहाँ मिल रहा है, जैसे AFO मिल रहा है यहाँ पे, तो AFO आपका ऊपर है और जो है एल्यूमिना वो नीचे है। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन को चॉइस दूँ कि किसके साथ जाना चाहोगे, Fe के साथ कि एल्यूमिनियम के साथ, तो वो बोलेगा कि मुझे एल्युमिनियम के साथ जाना है, क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, कौन स्टेबल है, एल्यूमिना स्टेबल है, तो ऑक्सीजन हमेशा जो नीचे वाला जो एलिमेंट है ना उसके साथ जाना चाहेगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला जो भी एलिमेंट है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो कि नीचे वाला जो भी एलिमेंट है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम आ सकता है ऊपर के ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी पता चलती है, मेटलोथर्मिक रिडक्शन के बारे में पता चलता है। तीसरा इसमें हमको कार्बोथर्मिक रिडक्शन के बारे में भी पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, अब यहाँ पे देखिए,
ये जो लाइन आ रही है ना, जो नीचे की ओर जा रही है ये वाला लाइन, ये आपको क्या है, CO का लाइन है। और ये जो सीधी जो लाइन जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन नीचे जा रही है। अब कोई भी कंपाउंड जो है इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका AFO ही हो गया, AFO जाके इस लाइन को क्रॉस करे, कौन से लाइन को, ये CO की लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा, कार्बोथर्मिक रिडक्शन टेम्परेचर होगा। मतलब इस टेम्परेचर में आपका कार्बोथर्मिक रिडक्शन पॉसिबल है, इस टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर से ऊपर आपका कार्बोथर्मिक रिडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड इस लाइन को, CO की लाइन को काटता है, वो जो इंटरसेप्ट जो पॉइंट होगा वहाँ पे आपको टेम्परेचर देखना है, और वही टेम्परेचर क्या होगा, उसका रिडक्शन टेम्परेचर होगा। जैसे Fe2O3 जो Fe है उसका मुझे कार्बोथर्मिक रिडक्शन करना है, तो मुझे कितना चाहिए, 700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वहीं अगर मुझे एल्यूमिना का करना है तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर देखना है, तो ये 2000 पे, तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, कार्बोथर्मिक रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या जानकारी मिल रही है, किस टेम्परेचर में उसका कार्बोथर्मिक रिडक्शन होगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिना है Al2O3, इसका मैं कार्बोथर्मिक रिडक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कार्बन का इस्तेमाल करके मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ ब्लास्ट फर्नेस में, बट 2000 डिग्री सेल्सियस मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर अटेंड करना किसी भी फर्नेस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2000 डिग्री सेल्सियस तो क्या है, लो मिनिमम है ना, उससे बहुत ज़्यादा आपको चाहिए। तो इतना टेम्परेचर अटेंड करना मुश्किल है किसी भी फर्नेस में। फिर उसके लिए रिफ्रैक्टरी चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पायरोमेटलर्जी से नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो गया इलिंगम डायग्राम का। हालांकि मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का, आप लोग बहुत डिटेल से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या चीज़ बता रहा था, बेसिक स्टेप्स बता रहा था ना, रिडक्शन स्मेल्टिंग और मैट स्मेल्टिंग का। ठीक है, रिडक्शन स्मेल्टिंग और मैट स्मेल्टिंग का। तो रिडक्शन स्मेल्टिंग के लिए मैंने क्या बताया, कार्बोथर्मिक रिडक्शन होता है और मेटलोथर्मिक होता है। उसके लिए इलिंगम डायग्राम से इन्फॉर्मेशन हमको लेना पड़ता है ना। अब मैट स्मेल्टिंग कैसे होता है, मैट स्मेल्टिंग का फर्नेस और रिडक्शन स्मेल्टिंग का फर्नेस अलग होता है। रिडक्शन स्मेल्टिंग आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस में, किसमें होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। और मैट स्मेल्टिंग किस में होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में, रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। और फ्लैश स्मेल्टिंग भी होता है, फ्लैश स्मेल्टर भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, अब रिवर्बरेटरी फर्नेस से हमको क्या मिलता है, मैट मिलता है और स्लैग मिलता है। अब ये जो मैट होता है ना, वो तो मिक्सचर ऑफ मेटालिक सल्फाइड है। अब वहाँ से आपको मेटल अलग करना है, तो मैट स्मेल्टिंग के केस में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कन्वर्टिंग। ये केवल मैट स्मेल्टिंग के केस में आएगा कन्वर्टिंग जो स्टेप है। इसमें हम जो सल्फाइड है उसको अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर एक्सट्रैक्शन में हमको क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड एज ए मैट मिलता है। तो मुझे आयरन सल्फाइड को अलग करना है, तो उसके लिए हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe ऑक्साइड बन के स्लैग में चला जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। इस तरीके से कन्वर्टिंग करते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग प्रोसेस होता है। ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा स्टेप होता है मैट स्मेल्टिंग के लिए, कन्वर्टिंग प्रोसेस, है ना, पायरोमेटलर्जी में। और रिडक्शन स्मेल्टिंग के लिए वो नहीं लगता है कन्वर्टिंग स्टेप। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रिफाइनिंग। पायरोमेटलर्जी के सबसे लास्ट स्टेप क्या है, रिफाइनिंग होता है। ठीक है, रिफाइनिंग मतलब क्या है कि जो आपको मेटल मिलता है स्मेल्टिंग से वो प्योर नहीं होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें रहती है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को आपको अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उसकी अच्छी नहीं रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए पिग आयरन का ले लो, उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ख़राब होता है, आप उसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम उसको रिफ़ाइन करते हैं और जो इम्प्योरिटी उसको रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ़ाइनिंग प्रोसेस। तो बहुत सारा रिफ़ाइनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, उसका मैं डिस्कशन बाद में करूँगा। ठीक है, जैसे फायर रिफ़ाइनिंग होता है। ठीक है, फायर रिफ़ाइनिंग है, जोन रिफ़ाइनिंग है ना, लिक्वेशन रिफ़ाइनिंग है, और उसके अलावा एडवांस रिफ़ाइनिंग टेक्निक आता है, इलेक्ट्रो स्लैग रिफ़ाइनिंग है
है ना, वैक्यूम रिफाइनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गया पायरोमेटलर्जी का, ठीक है। अब पायरोमेटलर्जी में ही आपको कुछ चीज़ें जो पूछी जा सकती है वो है फ्लक्स के बारे में, कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो फ्लक्स जनरली क्या होता है, फ्लक्स जो है ना वो गैंग के साथ मिल करके क्या बना देता है, स्लैग बनाता है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। गैंग को अलग करने के लिए हम डालते हैं फ्लक्स, जिससे मिलता है स्लैग। अब फ्लक्स का नेचर कैसा होना चाहिए, तो फ्लक्स का नेचर हमेशा गैंग के अपोजिट होना चाहिए। अगर आपका गैंग जो है वो एसिडिक नेचर का है तो फ्लक्स आपका बेसिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बेसिक है तो ये एसिडिक होना चाहिए, तभी जाके दोनों रिएक्शन करेंगे, है ना। अगर एसिडिक, दोनों एसिडिक होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, बेसिक हो गया तो भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं और बेसिक ऑक्साइड कौन से हैं। एसिडिक ऑक्साइड में आपका आता है SiO2 मेनली सबसे इम्पोर्टेंट, P2O5 आता है जो एसिडिक होता है ना। बेसिक में क्या आता है, बेसिक में आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, MnO भी है इसी में ही, आयरन ऑक्साइड भी बेसिक होता है। न्यूट्रल आता है न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल में आपका Al2O3 होता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक गैंग है तो बेसिक फ्लक्स, बेसिक गैंग है तो एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन प्रोडक्शन में गैंग क्या होता है, सिलिका होता है, तो वहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड को जो फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉपर एक्सट्रैक्शन में AFO जो होता है वो गैंग होता है, तो उस केस में हम सिलिका को एज ए फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स का इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा है स्लैग के बारे में पूछा जा सकता है। स्लैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि बोला जाता है कि ए गुड स्लैग मेकर इज़ ए गुड स्टील मेकर या मेटल मेकर। अगर आप अच्छा स्लैग बनाते हो मतलब आप अच्छा मेटल बना सकते हो। हम एक्चुअली में स्लैग ही बनाते हैं, मेटल अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो स्लैग जो है वो सही क्वालिटी का बनना चाहिए। स्लैग की क्वालिटी किस चीज़ पर डिसाइड करती है, पहला स्लैग की क्वालिटी डिसाइड करती है होता है उसकी फ्लूइडिटी पे, कितनी उसकी फ्लूइडिटी है, कितनी आसानी से वो बह सकता है, ठीक है। जितनी आसानी से बह सकता है, जितना पतला होता है स्लैग, विस्कोसिटी जितनी कम होती है वो उतना अच्छा होता है स्लैग के लिए, ठीक है। दूसरा इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जितने भी इम्प्योरिटी है वो उसको अपने अंदर रिटेन कर सके, ठीक है। स्लैग का मेन काम क्या होता है, जितने भी गैंग है जो इम्प्योरिटी है उसको अपने अंदर रिटेन कर सके, ठीक है। तो वो रिटेंशन पावर होना चाहिए स्लैग के पास, ठीक है। मतलब स्लैग का कॉम्पोजिशन ऐसा हो जिससे वो इम्प्योरिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए मेटल के साथ। मेटल और स्लैग की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक ही जैसे हो गए तो दोनों मिक्स हो जाएगा स्लैग और मेटल, तो इससे सेपरेट नहीं हो पाएगा वो। तो डेंसिटी डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो स्लैग का इम्पोर्टेंट एक टर्म होता है बेसिसिटी। स्लैग का इम्पोर्टेंट टर्म क्या होता है, बेसिसिटी। जैसे बेसिसिटी का फॉर्मूला क्या है, बेसिसिटी इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ये बेसिसिटी का फॉर्मूला है किसी भी मेटल का, स्लैग का बेसिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कितना बेसिक ऑक्साइड है डिवाइडेड बाय कितना एसिडिक ऑक्साइड है। इस हिसाब से स्लैग का अलग अलग नेचर होता है। बेसिक स्लैग बोलते हैं। बेसिक स्लैग कब बोलेंगे, जब बेसिसिटी जो है ना अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे बेसिक स्लैग है, और अगर बेसिसिटी एक से कम है तब हम बोलेंगे वो एसिडिक स्लैग है, और अगर ये एक के बराबर है बेसिसिटी तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल स्लैग है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में हमको अलग अलग बेसिसिटी का स्लैग बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ब्लास्ट फर्नेस के केस में हमको बेसिसिटी 1.1 से 1.2 मेंटेन करना रहता है, वही स्टील मेकिंग में हमको बेसिसिटी 3 तक मेंटेन करना होता है, 3 बेसिसिटी तक। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिसिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिफाइनिंग प्रोसेस को, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी से रिलेटेड और इलेक्ट्रोमेटलर्जी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।